खबरदार, जाग जाओ योद्धाओं, जाग जाओ। लगातार बार बार सतत प्रयत्नशील एक व्यक्ति पुनः आपके सामने, इस अपेक्षा से कि जो ज्ञान देंगे वो ज्ञान आप लेंगे। चलते हैं, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। कल हमने उपराष्ट्रपति के पद की एक संक्षिप्त व्याख्या की। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए तमाम प्रकार के, चाहे वो सीटेट हो, आरआरबी हो या एनटीपीसी हो, चीजें, हर चीज, बार बार मैं एक ही बात कहूंगा, हर चीजें किताब में मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद एक शिक्षक की आवश्यकता होती है। क्यों? चूंकि शिक्षक उसको सरलता के साथ आपके अंतःमन में प्रतिस्थापित करने का कार्य करता है। उसी प्रयास में मैं भी लगा रहता हूं कि जो चीजें बोझिल तौर पर किताबों में हैं उसे आपको कैसे बताया जाए, या कहा जाए कि कैसे आपको रोमांचक तरीके से उन चीजों से, उन तथ्यों से रूबरू कराया जाए। आज अगर जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए होंगे, जो मेरे पिछले चैनल को देखेंगे, वह पाएंगे कि पहले मैंने जीएस सेगमेंट में राष्ट्रपति की चर्चा की, फिर उपराष्ट्रपति की। भैया उस आधार पर तो आज का हेडिंग होना चाहिए था प्रधानमंत्री। आपका खेल यहीं से शुरू होता है। कारण स्पष्ट है, चूंकि मूलतः अगर समझा जाए तो प्रधानमंत्री कोई विशिष्ट पद नहीं होता है। यह वस्तुतः जो केंद्रीय मंत्री परिषद की व्यवस्था होती है उसका नेतृत्व करता होता है। तो अतः आवश्यक हमारे लिए क्या है कि हम लोग केंद्रीय मंत्री परिषद को जानें। मूल तौर पर हमें केंद्रीय मंत्री परिषद को जानने की आवश्यकता है, और इसीलिए मैंने आज के लिए हेडिंग रखा केंद्रीय मंत्री परिषद। अब ये चीजें तो आपको कहनी नहीं होंगी मुझे, ये एक बात तो बिल्कुल ही सरल है। क्योंकि लगातार तथ्यों को दूंगा ना, तो होता क्या है कि आप बोझिल महसूस करेंगे। तो एक सरल भाषा में समझिए कि आज के परिप्रेक्ष्य से अगर जोड़ा जाए तो आखिर प्रधानमंत्री का कार्य क्या है, आप निरुत्तर हो जाएंगे। देश का प्रधानमंत्री, वस्तुतः यह बात मानी जा सकती है कि जो शक्तियां होती हैं, जो निर्णय लेने की क्षमता होती है, वह सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रपति के अधीन होती है, किंतु व्यवहारिकता इससे परे है। व्यवहारिकता में राष्ट्र निर्माण, भारतीय गणराज्य के परिप्रेक्ष्य में तमाम नीतियों और जो नीतियों का, कर्तव्यों का जो निर्धारण होता है, कानूनों का निर्धारण होता है, उसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका होती है प्रधानमंत्री की। लेकिन इस बात को समझना है कि भैया क्या प्रधानमंत्री वित्त विभाग के कार्यों को करेंगे, क्या प्रधानमंत्री रक्षा विभाग के कार्यों को करेंगे, या प्रधानमंत्री रेल विभाग के कार्यों को करेंगे? जवाब मिलेगा नहीं। अरे यह काम तो मंत्री परिषद का है। मंत्री परिषद की जो व्यवस्था है उसके तहत कई विभाग बनाए गए, चाहे वो हर चीज के लिए, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, वित्त विभाग हो, रेल विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, विदेश नीति हो, हर चीज के लिए विभाग बनाए गए हैं। और उस विभाग के जो मंत्री होते हैं वह अपने विभाग के कार्यों को के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं उसको करने के लिए, और प्रधानमंत्री मूलतः उनका नेतृत्व करता है। अर्थात वो जो मंत्री परिषद है उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की एक तरह से यह कहा जा सकता है कि मॉनिटरिंग का काम या कहीं सुधार करने का काम, ये हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा होता है। तो वस्तुतः हमें केंद्रीय मंत्री परिषद की शक्ति को समझना होगा। ये चीज़ें, कुछ चीज़ें बोर्ड पर लिखी हुई हैं जिसकी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन एक चीज़ आप जान लीजिए, अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भारतीय लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में इस चीज़ को समझ लेना होगा कि हर मंत्रालय जो होता है ना, उसके अंदर एक सचिवालय होता है जिसमें कर्मचारी काम करते हैं, उनके ऊपर वरीय पदाधिकारी होते हैं, उनके ऊपर सचिव होते हैं, उनके ऊपर आयोग के सदस्य होते हैं, और वो सबके ऊपर उस विभाग का मंत्री होता है। और मंत्री जो है जब वो फाइनल रूप में जो नीचे का कार्य है वह होकर आता है तो उसको
स्वीकृत करता है और उसको प्रधानमंत्री के पास भेजता है। क्यों? प्रधानमंत्री सभी विभागों के प्रति जवाबदेह होते हैं। मूलतः अगर कहा जाए तो प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी हर विभाग के प्रति होती है। और सरल भाषा में आप देखिएगा तो अभी जस्ट देखना है, अभी जो राजनीतिक हलचल हो रही है, चूंकि अब ये तो लाइव सेशन होता है तो वस्तुतः इसको मैं जोड़ता हूं, तो कल मीडिया में खबर पढ़ रहे थे, आज भी पढ़ने को मिला मुझे कि लाल किले पर कुछ बंदे चढ़ गए, किसान आंदोलन के समर्थक थे या नहीं थे, और राजनीतिक दल प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं। तो अर्थात क्या हुआ? प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी थी लाल किला की सुरक्षा करना? नहीं, वो जिम्मेवारी प्रशासन की थी, वो जिम्मेवारी विभाग की थी। लेकिन ऐसा इस लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में माना जाता है कि चूंकि प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद का हेड होता है, नेतृत्वकर्ता होता है, तो अतः उसको सभी विभागों की जवाबदेही लेनी होगी, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो अब हम लोग चर्चा आज शुरू करते हैं वर्तमान से जोड़ते हुए केंद्रीय मंत्रिपरिषद के ऊपर। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद की स्थापना की बात पे बल दिया गया कि भाई राष्ट्रपति को सहायता के लिए एक केंद्रीय परिषद की संरचना का निर्माण होना चाहिए, जिसमें कौन कौन होने चाहिए? प्रधानमंत्री होने चाहिए, कैबिनेट मंत्री होने चाहिए, राज्य मंत्री होने चाहिए, उप मंत्री होने चाहिए। वस्तुतः आप देखते होंगे शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, कैबिनेट मंत्री शपथ लेते हैं। अब जैसे वित्त मंत्री है तो राज्य मंत्री शपथ लेते हैं, और कुछ स्वतंत्र मामलों के भी मंत्री शपथ लेते हैं। तो ये सभी अंग जो है यह केंद्रीय मंत्रिपरिषद का होता है। और इसके गठन की जो चर्चा है वो हमारे संविधान में 74 अनुच्छेद में इस बात की चर्चा की गई कि राष्ट्रपति को परामर्श हेतु एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाए। तो पहला सवाल कि मंत्रिपरिषद के गठन की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है? सही जवाब होगा 74(1). 74(1) वो अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के गठन की चर्चा की गई है। ये पहला चीज हुआ। अब दूसरा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद है सर, बहुत अच्छी बात है सर, आपने अच्छा बताया। और आप ये भी कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, तो उसके भी पद की कहीं संरचना होगी, कहीं चर्चा होगी। जिस प्रकार से राष्ट्रपति के पद गठन को लेकर, उपराष्ट्रपति के पद गठन को लेकर, तो प्रधानमंत्री हेतु जो इसकी चर्चा की गई वो की गई 75(1). 75(1) जो है अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री के नियुक्ति की चर्चा हमारे भारतीय संविधान में की गई। दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, 74(1) मंत्रिपरिषद का गठन, 75(1) प्रधानमंत्री का गठन। इस चीज के बारे में कहा जाता है। अब 75(3) अनुच्छेद 75(3) जिसके बारे में यहां है, जिसमें इस बात को स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। ऐसा नहीं है कि यू विल इग्नोर द असेंबली, यू विल इग्नोर द कॉन्स्टिट्यूशन। जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जवाबदेह होती है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 75(3) में की गई है। 75(3) में इसकी चर्चा स्पष्टता की गई है। इस चीज को आपको समझना है। अब देखिए, अब थोड़ा रोमांचक करते हैं। एक समय होगा जब आपको याद होगा कि गठबंधन राजनीति का दौर, हम लोग एक बुरे दौर से गुजर रहे थे जिसमें गठबंधन सरकार बन रही थी। उस दौरान क्या था, कई प्रकार के, कई जगह के, कई क्षेत्रीय दल मिलकर लोकसभा में बहुमत प्राप्ति करते हुए सरकार बनाने का दावा पेश करते थे और सरकार बनाते थे। अब एक चीज समझो, अब ये चीजें लगातार बताने से कुछ होगा नहीं, चीजों को तुमको समझना होगा। वस्तुतः एक लोकतंत्र सफल तब होता है जब हमारे प्रतिनिधि के अंदर एक भाव हो, और वो है राष्ट्रहित का। जब आप क्षेत्रीय पार्टियों की, मैं ये इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सा तुम लोगों को इंटरटेन कर रहे हैं कि क्षेत्रीय दल नहीं होने चाहिए, निसंदेह होने चाहिए। क्यों? क्योंकि क्षेत्रीय दल को अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं की जानकारी होती है, वो अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं के विकास के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। किंतु इसका सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव क्या होता है कि कई क्षेत्रीय दल अगर मिलकर सरकार बनाते हैं तो सभी की अपनी अपनी आवश्यकताएं होंगी, उनके अंदर क्षेत्र हित की बात आएगी,
उनके अंदर हमारे जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उसके अनुसार राष्ट्रहित की बात नहीं आएगी। राष्ट्रहित द्वितीय स्थान पर होगा, पहले उनका क्षेत्रहित होगा। क्यों भाई? क्योंकि उनको तो वोट उनके क्षेत्रहित के लिए मिला है। तो वैसी परिस्थिति में कई बार ऐसा हुआ कि मंत्रालयों की संख्या, मंत्री पद की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाती थी, जिसके कारण अब जो है आपको इस बात को सदैव याद रखना है कि 75(1) का 75(1) का इसके तहत इस बात को विधिवत बता दिया गया कि भैया प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्री परिषद की जो संख्या है वो लोकसभा के कुल सदस्यों के संख्या का 15% होगा। क्यों? पहले आपको याद होगा कि शिक्षा विभाग कैसे कैसे काम करता था। तो शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, तो इस तरह से काफ़ी विभागों का बंटवारा होने लगा। क्यों होने लगा? तुष्टीकरण के लिए। चूंकि क्षेत्रीय दल हैं वो आपको समर्थन दे रहे हैं और उसके लिए वो आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? उसके लिए वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनको मंत्री पद से सुशोभित करें, जिसके कारण अब जो है हम लोगों को याद रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 75(1) क में इस बात की स्पष्टता चर्चा है कि लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% ही प्रधानमंत्री जोड़ के, गौर से सुनिएगा, प्रधानमंत्री जोड़ के, ना कि प्रधानमंत्री छोड़ के, कुल जो है का 15% ही मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या होती है। अब सवाल आता है कि सर जी मोदी जी के राज में तो कई चीजें हुई, नई चीजें हुई। आपको यह भी देखने के लिए मिला होगा कि राष्ट्रहित के लिए उन्होंने योग्य उम्मीदवार का चयन किया और उसे अपने मंत्रिपरिषद में स्थान दिया। तो इस चीज को भी आपको समझना है कि भारतीय संविधान के तहत अगर देश के मंत्रिपरिषद में किसी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को मंत्रिपरिषद की शपथ दिलाई जाती है जो कि किसी भी सदन का, किसी भी सदन मतलब ना तो लोकसभा का और ना ही राज्यसभा का सदस्य है, तो वैसी परिस्थिति में उसे शपथ के 6 महीने के अंदर, शपथ के 6 महीने के अंदर उसे किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी होगी। अब चूंकि हम आपको पहले भी बोले हैं कि चीज़ों को तो हम बड़ा सरलता से समझाएंगे, तो ये भारतीय, अभी चूंकि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका छोटा स्वरूप क्या है? राज्य में मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद। तो अभी कुछ महीने पूर्व की बात है, कोरोना काल के दौरान एक चीज आपको बार बार न्यूज में, मीडिया में चलने लगा था काफी तेजी से कि उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनाए गए। उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र में क्या बना दिए गए? मुख्यमंत्री बना दिए गए। बहुत अच्छी बात है भाई, बना दिए गए। लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने ठाकरे परंपरा का निर्वहन करते हुए ना तो वो विधान परिषद के सदस्य थे और ना ही वो विधानसभा के सदस्य थे, और जिसके कारण की काफ़ी समस्या हुआ कि भाई 6 महीने के अंदर जो है अगर उनको नहीं मनोनीत किया जाता है विधान परिषद में तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो इस चीज़ को मैं, इस चर्चा का करने का मूल कारण क्या था कि मैं जो संवैधानिक बातें हैं उसको जब मैं वर्तमान से जोड़ूंगा ना तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी कि नहीं भाई ये सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकली है, इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। तो अतः आपको ये याद रखना है कि कोई भी मंत्री जो अगर लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के भीतर सदन के किसी भी सदन में देश के उसको अपनी सदस्यता सुनिश्चित करनी होगी। इस चीज़ को आपको समझ लेना है। अब कुछ ट्रिकी सवाल होते हैं ना, तो थोड़ा ऑब्जेक्टिव खेल लेते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, जवाब आ जाएगा जवाहरलाल नेहरू। चलो ठीक है भैया। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, बहुत अच्छा। भारत के प्रथम गृह मंत्री, उनको कौन नहीं जानेगा भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये प्रथम का हुआ, ये मूलतः प्रथम का हुआ। और अगर जब इन तीनों को जान रहे हैं, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जान रहे हैं, तो एक चीज हमेशा याद रखिए, माइट बी पॉसिबल कि आपसे यह सवाल पूछा जाए कि जब भारत की स्थापना हुई 1947 में, आजाद हुआ, स्थापना तो पहले हुई थी, आजादी 1947 में मिली,
तो उस वक्त जब जवाहरलाल नेहरू ने मंत्रिपरिषद का गठन किया तो कुल कितने मंत्रालय थे? तो जवाब आपका है 18। कुल कितने मंत्रालय थे? 18। और वर्तमान के लिए बताने की आवश्यकता नहीं है, यूट्यूब गूगल सब कुछ आपके पास चालू है, उसको याद कीजिए। लेकिन मूलतः जो है अब मैं आपको चर्चा करता हूं कुछ सवाल जो कि आपको ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं। अब जैसे ये तो बड़ा ही लो लेवल का हुआ भाई कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। भारत के गृह मंत्री कौन है? तो श्री अमित शाह। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? ये सब सवालें आ सकती हैं। इन सवालों को सुनना है, समझना है। और देखिए एक्चुअली क्या है ना कि आपको कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं, आपको सरल भाषा में मैं बताने का प्रयास करूं। ये सब इंपॉर्टेंट पोस्ट है जिसका सवाल आ सकता है जीएस में कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह। चलो भाई ठीक बात है। फिर क्या है? भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। भारत के रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश निशंक। याद देखो, अगर एनटीपीसी या सीटेट कॉन्सेप्चुअल है ना तो ये कॉमन ये क्वेश्चन आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? चूंकि शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी अभी भारत में काफी गर्मजोशी से चर्चा हो रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, जो नई शिक्षा नीति 2020 थी उसकी चर्चा काफी गंभीरता से हो रही है। तो अब वो रह सकता है या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? अब उसके बाद क्या है? विदेश मंत्री कौन है? तो भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो ये चीज तो आप जानते होंगे, जिसके बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा किया कि प्रधानमंत्री योग्य व्यक्तियों के चयन की व्यवस्था अपने अनुसार कर सकते हैं। तो कौन है? एस जयशंकर। एस जयशंकर थे जो पहले भारत के राजदूत थे, विदेश में रहे थे, विदेश नीति को अच्छी तरह से जानते थे, जिसके कारण कि उनको विदेश मंत्री बनाया गया। तो अतः आपसे अनुरोध है कि अब देखो, अब थोड़ा 2-4 सवाल खेलते हैं। एक सवाल है कि भारत के प्रधानमंत्री के विषय में, अब एक इस सवाल के पहले जब ये दौर चला तो थोड़ा मैं भूल गया था। सवाल होगा कि राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिला दिए, ठीक सर, ओके सर। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति दिला दिए, ठीक है। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को उनके पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। और जब दिलाते हैं तो इसका मतलब प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा भी किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे, महामहिम को देंगे। तो इस चीज को भी याद रखना, चूंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सामान्यतः एक ट्रिक के लिए कि प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा किसको देते हैं, किसको सौंपते हैं? प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? तो जवाब आएगा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अब देखिए, अब आपके लिए सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता है, वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है, और प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। तो सही जवाब क्या है भाई? ये तो गलत है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता है, गलत बात, बिल्कुल गलत बात। प्रधानमंत्री ही तो मेन है, वह सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अभी मैंने आपसे चर्चा किया कि देखो इसी चीज के लिए समझना है कि 75(3) में इस बात की स्पष्टता चर्चा है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा मतलब सदन के प्रति उत्तरदायी होगा। तो जब मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है मतलब प्रधानमंत्री भी उत्तरदायी है। तो यह भी गलत जवाब। वह अपने मंत्रियों को बर्खास्त नहीं कर सकता है, जब वो नेतृत्व करता है तो वह पदों का विभाजन स्वविवेक के आधार पर करता है। तो किसी भी मंत्री को जब भी चाहे उसके पद से मुक्त कर सकता है। तो यह भी गलत है। मतलब सही जवाब क्या हुआ आपका कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य एवं केंद्र दोनों सरकार का, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? केंद्र सरकार का। क्यों भाई? चूंकि राज्य सरकार का तो हेड कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। चूंकि संघात्मक व्यवस्था में 2 प्रकार की व्यवस्था होती है, एक केंद्रीय व्यवस्था, एक राज्य स्तरीय व्यवस्था। तो राज्य स्तरीय व्यवस्था में क्या है? राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, उनका मंत्रिपरिषद है, विधानसभा है और कुछ राज्यों में विधान परिषद है। लेकिन संघीय व्यवस्था में केंद्रीय स्तर पे क्या है? राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद है, लोकसभा है एवं राज्यसभा है। तो इस चीज को जो है हमेशा हमको याद रखना है। अब एक सवाल है कि इसकी चर्चा यहां नहीं की गई है लेकिन मैं आपसे कर दे रहा हूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78, गौर से, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का। अर्थात सवाल पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में किसके दायित्वों का जो है प्रावधान है?
पहला लोकसभा के अध्यक्ष का, दूसरा राज्यसभा के सभापति का, तीसरा भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का, डी प्रधानमंत्री का। स्वाभाविक है डी प्रधानमंत्री का। अर्थात क्या हुआ, अभी फिर से एक ऑब्जेक्टिव आपको मिला कि अनुच्छेद 78 के अनुसार ही प्रधानमंत्री के दायित्वों की चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री के दायित्वों का चर्चा किस अनुच्छेद के आधार पर किया गया है, तो अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के दायित्वों की संपूर्ण व्याख्या की गई है। इस चीज को जो है आपको स्पष्टता याद रखना है, समझे कि नहीं, समझ रहे हैं। अब एक सवाल, संसदीय शासन में कार्यपालिका, वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? गौर से सुनिएगा सवाल, संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नौकरशाही। सही जवाब, एक सेकंड, मैंने क्या बताया कि वो संवैधानिक राजा, वास्तविक और व्यवहारिक राजा कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। मतलब सही जवाब बी प्रधानमंत्री है। अतः मेरे बच्चों, मुझे लग रहा है कि आज मैंने प्रधानमंत्री के संदर्भ में आपको संपूर्ण व्याख्या दी। उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, तथ्यों का संग्रह करते रहेंगे। लगे रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।